अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत वाफ़ियत होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मलिक सफ़दर है साहब की डायरी से झूठी गैरत। आप लोगों में से कुछ लोगों ने इस कहानी को ज़रूर सुना होगा, तो फिर से सुन लीजिए। शुरू करते कहानी बहुत अच्छी है। उस ज़माने में शादी हॉल और ब्यूटी पार्लर नहीं थे। लड़की को घर में ही दुल्हन बनाया जाता था और जल्दी ही रुखसत कर दिया जाता था। आजकल मेहमानों को शादी हॉल में और दुल्हन को ब्यूटी पार्लर भेज दिया जाता है। मेहमान जब दुनिया भर की सियासत पर झक मारकर एक दूसरे से नजरें चुराने लगते हैं, तब कहीं दुल्हन की आमद का गलगला बुलंद होता है। कार्ड पर वक्त ताम 8:30 या 9 बजे लिखा जाता है, लेकिन खाना 11 बजे दिया जाता है। और बहुत सी तकरीबात में भी वक्त के साथ ऐसा ही मजाक किया जाता है। ये हमारा इज्तिमाई किरदार बन चुका है। अगर हम 11 बजे खाना देना चाहते हैं, तो कार्ड पर 11 बजे का वक्त लिखते हुए क्यों घबराते हैं? और अगर 9 बजे का वक्त दिया है, तो 9 बजे खाना क्यों नहीं देते? बहरहाल ये एक इज्तिमाई झूठ है, जिसे हम बोलते हैं और तस्लीम भी करते हैं। जब हम एक बेमकसद झूठ से नहीं बच सकते, तो बामकसद झूठ से कैसे बच सकते हैं? तमहीद कुछ लंबी हो गई। दरअसल आज जिस वारदात का हाल बयान करने का इरादा किया है, वो एक शादी ही से शुरू हुई थी। इसलिए मौजूदा दौर की शादियों की एक बेकायदगी का जिक्र आ गया। वो सर्दियों के दिन थे। रात के 9 बजे एक कत्ल की इत्तला मिली। मैं चंद आदमी साथ लेकर जाए वारदात पर पहुंच गया। वक़्ए पर पहुंचकर पता चला कि वारदात शादी वाले घर में हुई थी और दूल्हे को जुमले उरूसी में कत्ल कर दिया गया था। दूल्हा का बाप हलवाई था और खाता पीता आदमी था। उसका नाम गालिबन नवाबुद्दीन था। उसने रोते हुए अपने जवान बेटे के कत्ल के बारे में बताया और मुझे उसके कमरे में ले गया, जिसमें लाश पड़ी थी। मकान खासा कुशादा था और मेहमानों की एक बड़ी तादाद वहां मौजूद थी। शादी का घर मातम कदा बना हुआ था। मकतूल का नाम ज़ुहूर इलाही मालूम हुआ था। मैंने जब उसका चेहरा देखा तो उसे फौरन पहचान लिया। वो थाने के रिकॉर्ड में नापसंदीदा आदमी था और उसकी आम शोहरत अच्छी नहीं थी। वो ज़ुहूर उर्फ झूरा बदमाश के नाम से मशहूर था। वो जराइम पेशा शख्स नहीं था, लेकिन मोहल्ले में दादागीरों वाला रुअब-दाब रखता था। शरीफों को तंग किया करता था और मामूली बात पर लड़कों की पिटाई कर देता था। ऐसी बातों की लोग उमूमन रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाते, क्योंकि इस किस्म के बदमाशों को पुलिस के निचले अमले की आशीर्वाद हासिल होती है। रिपोर्ट दर्ज करवाने वाला ख्वामख्वाह मुसीबत में फंस जाता है। मुझे याद आया कि चंद हफ्ते कबल ज़हूर ने एक यतीम लड़की को अगवा कर लिया था। बात थाने तक नहीं पहुंची थी, क्योंकि नवाबुद्दीन ने बीच में पड़कर लड़की उसकी माँ के हवाले कर दी थी और शायद कुछ दे दिलाकर बात खत्म कर दी थी। मैं इधर उधर की इतलात की वजह से लड़की की माँ से मिला था और लड़की को भी देखा था। लड़की की माँ का नाम बख्त बीबी था और वो ज़िला गोहाट की रहने वाली थी। मेरी यकीन दहानी के बावजूद वो ज़हूर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने पर तैयार नहीं हुई। उसकी बेटी का नाम रेशम जान था। वो सुर्ख और सफ़ेद रंगत वाली निहायत ही हसीन लड़की थी। उसकी उम्र 17 या 18 बरस के लगभग थी। मकतूल को तेज धार आले से कत्ल किया गया था। उसके जिस्म पर जख्मों के मुतअद्दिद निशानात थे और मसहरी खून से भरी हुई थी। वाज़ेह तौर पर कातिल ने उसे बिस्तर से उठने की मोहलत नहीं दी थी। मैंने लाश का मुआयना करने के बाद नज़र उठाई तो कमरे के कोने में कोई औरत बैठी हुई दिखाई दी। उसने सुर्ख शॉल ओढ़ रखी थी। ये वारदात किस तरह पेश आई? मैंने नवाबुद्दीन से पूछा। क्या कोई झगड़ा वगैरह हो गया था? कातिल की साथी वो बैठी है। उसने सुर्ख शॉल वाली औरत की तरफ इशारा किया। हमने उसे बाहर नहीं जाने दिया। ये कौन है? मैंने उस लड़की की तरफ कदम बढ़ाया। ये डायन है, डायन, नवाबुद्दीन ने कहा। अगर मैं घर की औरतों को न रोकता तो इधर इसकी भी लाश पड़ी हुई मिलती। दरवाजे में चंद औरतें दुपट्टों और चादरों से मुंह छुपाए खड़ी थी। उनमें से एक औरत ने मस्कुरा लड़की को गालियां देना शुरू कर दिया। उस पर ज़ुहूर इलाही के कत्ल का इल्ज़ाम आयद करने लगी। उसकी बातों से अंदाज़ा हुआ कि वो मकतूल की माँ थी। सुर्ख शाल वाली लड़की ने सर घुमाकर मेरी तरफ देखा। उसे देखकर मैं हैरान रह गया। वो रेशम जान थी और दुल्हन बनी हुई थी। ये तो रेशम जान है, मैंने कहा। बख्त बीबी की बेटी, क्या तुम्हारे बेटे की शादी इसके साथ हुई थी? जी हाँ, आपने ठीक पहचाना, नवाबुद्दीन ने जवाब दिया। इसकी माँ ने इसे ज़बरदस्ती हमारे सर मुंड दिया था। आपको झूठ बोलते शर्म नहीं आती? लड़की ने निहायत ही बेखौफी से कहा। मेरी माँ तो आपके घर रिश्ता देने नहीं आई थी। आपने मेरी माँ के सामने झोली फैलाई थी, क्योंकि आपका बेटा मेरे साथ शादी करने के लिए मरा जा रहा था। ज्यादा जुबान मत चला लड़की। मुझे जुबान चलाने की आदत नहीं है।
میں نے آپ کے جھوٹ کا پول کھولا ہے۔ لڑکی نڈر اور بے باک تھی۔ نہ اسے کمرے میں پڑی ہوئی لاش کا کوئی خوف تھا اور نہ ہی کسی اور بات کا۔ چند لمحوں تک وہ نواب دین حلوائی کی باتوں کا ترکی بترکی جواب دیتی رہی۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ غلط بیانی نہیں کر رہی تھی۔ جھورے کی عمر 32 سال کے لگ بھگ تھی۔ جیسا کہ میں نے بتایا، اس کی شہرت اچھی نہیں تھی۔ ایسے آدمی کو کوئی شخص کسی مجبوری کے تحت ہی اپنی بیٹی دے سکتا ہے۔ میں نے دونوں کو خاموش کرایا اور نواب دین سے پوچھا، اس لڑکی کا واردات سے کیا تعلق ہے؟ دراصل یہ اس شادی پر راضی نہیں تھی، نواب دین نے جواب دیا۔ اس کی ماں نے زبردستی اپنا بوجھ اتارا تھا، لہٰذا اس نے اپنے کسی آشنا کے ذریعے میرے بیٹے کو ختم کروا دیا۔ تھانے دار صاحب، اس کو سمجھائے کہ مجھ پر جھوٹا الزام نہ لگائے۔ اس کی بھی بہو بیٹیاں ہیں۔ اگر یہ باز نہیں آئے گا تو میں اس کا منہ نوچ لوں گی۔ ہم غیرت والے لوگ ہیں، ان کی طرح دوسروں کی بہو بیٹیاں نہیں اٹھواتے۔ نواب دین نے ریشم جان کو سخت جواب دینے کا ارادہ کیا، مگر میں نے اسے ٹوکا اور پوچھا، نواب دین، کیا تم قاتل کو جانتے ہو یا تم نے اسے گھر میں گھستے ہوئے دیکھا تھا؟ میں دیکھتا تو اسے زندہ جانے نہیں دیتا۔ نواب دین، میرے سوال کا سیدھا جواب دو۔ تمہارا گبرو جوان بیٹا تو کچھ کر نہیں سکا، تم کیا کر لیتے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم کیا قاتل کو جانتے ہو یا نہیں؟ میں قاتل کو نہیں جانتا، لیکن یہ بات پکی ہے کہ وہ اس کا کوئی ساتھی ہے۔ اس نے ریشم جان کی طرف اشارہ کیا۔ کیسے؟ یہ بات پکی کیسے ہے؟ میں نے پوچھا۔ کوئی ثبوت بھی ہے تمہارے پاس؟ میرا اندازہ ہے، میں نے آپ کو اشارہ دے دیا ہے، ثبوت نکالنا آپ کا کام ہے۔ اس اثنا میں ریشم جان کی ماں بھی وہاں پہنچ گئی۔ اس کے ساتھ 35-36 سالہ نوجوان اور ایک عورت بھی تھی۔ عورت کی گود میں بچہ تھا۔ اس کی عمر 30 سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی۔ اس کے بارے میں پتا چلا کہ وہ ریشم جان کی بڑی بہن تھی اور وہ مرد اس کا شوہر تھا۔ اسے میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ مرد نے اپنا نام فضل کریم بتایا اور کہا، ہمیں ابھی تھوڑی دیر پہلے قتل کی خبر ملی ہے، قاتل کا کچھ پتا چلا؟ میں نے تنقیدی نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ وہ خاصا مضبوط اور قوی جثہ شخص تھا۔ تم کام کیا کرتے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میں الیکٹریشین ہوں، اس نے جواب دیا اور بتایا کہ وہ ایک بجلی کی دکان پر کام کرتا ہے۔ وقت بی بی نے کہا، ہم ریشم جان کو لینے کے لیے آیا ہے، اب اس کا ادھر کوئی کام نہیں ہے، آپ کا اجازت ہے؟ میں نے چند لمحے سوچا اور پھر اس انتباہ کے ساتھ اسے اجازت دے دی کہ وہ شہر چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ کدھر جائے گا؟ اس نے کہا، ہمارا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، جانے سے پہلے ریشم جان کو بیان دینا پڑے گا۔ میں نے کہا، پھر فضل کریم سے پوچھا، تم کہاں رہتے ہو؟ ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، اس نے جواب دیا۔ تم بھی شہر چھوڑ کر کہیں نہیں جانا؟ ٹھیک ہے صاحب۔ میں نے سب انسپکٹر کو، جو میرے ساتھ موجود تھا، ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کی ہدایت کی اور ریشم جان اور اس کی ماں کو الگ کمرے میں لے گیا۔ بخت بی بی، ظہور نے تو ریشم جان کو اغوا کیا تھا، میں نے کہا۔ تم اس کے ساتھ بیٹی کا رشتہ کرنے پر کیسے تیار ہو گئی؟ سیب، ہم بیوہ عورت ہیں، ہمارا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ ظہور نے اس معصوم کا عزت خراب کیا، پھر اس کے باپ نے رشتہ مانگا، ہمارا منت کیا، نہ سمجھ راضی ہو گیا۔ اس کو قتل کس نے کیا ہے؟ ہم کو کیا معلوم، اللہ جانے، کسی دشمن کا کام معلوم ہوتا ہے۔ اس کا تو بہت دشمن ہے۔ میں نے ریشم جان سے پوچھا، واردات کے وقت کمرے میں اور کون کون تھا؟ ہم دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا، ریشم جان نے جواب دیا۔ میں مسہری پر گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ ظہور کمرے میں داخل ہوا اور اندر سے کنڈی لگا دی۔ پھر وہ مسہری کے قریب آ بیٹھا اور میرا گھونگھٹ اٹھانے لگا۔ اچانک کمرے کی بتی بجھ گئی اور کسی نامعلوم شخص نے، جو شاید کمرے میں پہلے سے ہی کہیں چھپا ہوا تھا، ظہور پر حملہ کر دیا۔ اس کی چیخیں سن کر میں جلدی سے دروازے کی طرف بھاگی، لیکن اندھیرے کی وجہ سے دروازہ کھولنے میں دیر لگی۔ اتنی دیر میں قاتل پچھلے دروازے سے نکل کر جا چکا تھا۔ میں نے شور مچا کر گھر والوں کو اکٹھا کیا۔ یہ مجھ کو ہی برا بھلا کہنے لگے اور مجھے کمرے میں بند کر دیا، آپ کے حوالے کرنے کے لیے۔ اس کا بیان خاصا جچا تلا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے مجھے شک ہوا کہ کہیں اسی نے اپنے شوہر کا کام تمام تو نہیں کیا ہو۔ خاصی مضبوط اور دلیر لڑکی تھی۔ اس نے سرخ جوڑا پہن رکھا تھا۔ میں نے باریکی سے اس کا جائزہ لیا، مگر اس کے کپڑوں پر خون کا کوئی دھبا نظر نہیں آیا۔ میں نے دونوں کو توقف کرنے کے لیے کہا اور باہر جا کر نواب دین کی بیوی سے پوچھا، دلہن اپنے گھر سے کس جوڑے میں یہاں آئی تھی؟ مجھے یاد نہیں رہا، اس نے جواب دیا۔ شاید گلابی یا ہرے رنگ کے جوڑے میں تھی۔ میں اسے خوابگاہ میں لے گیا اور سب انسپکٹر سے کہا کہ وہ اس کی نگرانی میں ریشم جان کے کپڑے چیک کرے اور دیکھے کہ کسی کپڑے پر خون کا دھبا تو نہیں۔ اس کے بعد میں نے ایک حوالدار کو بلا کر کہا، باہر جاؤ اور مکان کے ارد گرد آلۂ قتل کو تلاش کرو۔
दूसरा ख्याल मेरे ये ज़हन में ये आया कि शायद ये काम रेशम जान के किसी साथी ने किया था। रेशम जान पहले से कमरे में मौजूद थी। वो भी दरवाज़ा खोल सकती थी। ताहम ये ख्याल ज़्यादा करीने कयास नहीं था। दुल्हन को उमूमन तन्हा नहीं छोड़ा जाता। अगर उसने किसी साथी के साथ मिलकर झूरे के कत्ल का मंसूबा बनाया था, तो उसके लिए इतनी उजलत मुनासिब नहीं थी। घर वालों के सोने के बाद ये काम करना ज़्यादा बेहतर था। ये मेरी सोच थी। मुजरिम की सोच यकीनन मुख्तलिफ थी। उसने अपनी सहूलत के मुताबिक फैसला किया था और अपना काम मुकम्मल करके बज़ाहिर फरार होने में कामयाब हो गया था। मैं वापस कमरे में गया और रेशम जान से पूछा, क्या उसने बखुशी ज़हूर इलाही से शादी की थी? शादी तो खुशी से ही की जाती है, उसने जवाब दिया। लेकिन जब इंसान मजबूर हो तो फिर खुशी नहीं, ज़रूरत देखी जाती है। आदमी भूखा हो तो उसे सूखी रोटी भी खानी पड़ती है। आप ये नहीं कह सकते कि वो खुशी से सूखी रोटी खा रहा है। उसका जवाब खासा मुदल्लल था। निहायत होशियार लड़की थी। मजबूरी क्या थी? मैंने कहा। तुम खूबसूरत हो, कम उम्र हो, तुम्हें आसानी से अच्छा रिश्ता मिल सकता था। जिस लड़की को एक बदमाश आदमी ने अगवा करके बदनाम कर दिया हो, उसको अच्छा रिश्ता नहीं मिल सकता। फिर ये लोग मेरी माँ को धमकियां दे रहे थे। उसको तो यहाँ की जुबान भी बोलना नहीं आती। मैं उसके अगवा के बारे में खासी तफसील सुन चुका था। ताहम अब ये तफसील उसकी जुबानी सुनना ज़रूरी हो गई थी। मेरे इस्तिफसार पर उसने जो वाक़यात बताए, उन्हें मैं पहले से सुनी हुई तफसील समेत आपके सामने पेश करता हूँ। रेशम जान 3 बहनों में सबसे छोटी थी। उसने मुझे बताया कि वो खानदानी दुश्मनी के खौफ से अपने वतन को छोड़कर यहाँ पर आन बसे थे। उसका बाप और एक भाई इसी दुश्मनी की भेंट चढ़ चुके थे। जिस इलाके के वो रहने वाले थे, वहाँ गैरत के नाम पर पलक झपकते ही आदमी कत्ल हो जाता था। उसका एक भाई लापता हो चुका था। पता नहीं वो जिंदा था या उसे भी किसी ने कत्ल कर दिया था। कुछ अरसे कब्ल वो अपनी माँ के हमरा अपने बहनोई फजल करीम के पास आ गई थी, जो पहले से वहाँ आबाद था। वो एक छोटे से झुग्गी नुमा मकान में रहता था। उसके अपने 3 बच्चे थे और आमदनी महदूद थी, इसलिए वो अपनी सास और साली का बोझ नहीं उठा सकता था। लिहाजा बख्त बीबी ने एक हवेली में काम करना शुरू कर दिया, जहाँ से उसे गुजारे के लायक आमदनी हो जाती थी। अपने मालकिन के कहने पर उसने रेशम जान को सिलाई कढ़ाई सीखने के लिए एक काबिल भरोसा औरत के पास भेजना शुरू कर दिया। इब्तिदा में वो रेशम जान को खुद छोड़ने जाती थी और खुद ही लेकर भी आती थी। फिर उनके मोहल्ले की एक और लड़की ने सिलाई सीखने के लिए उसके साथ जाना शुरू कर दिया। लिहाजा बख्त बीबी ने आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ जाना ख़त्म कर दिया। इत्तेफाक से एक रोज़ झूरे बदमाश ने रेशम जान को देख लिया। लड़की की खूबसूरती देखकर उसकी नीयत में फितूर पैदा हो गया। रेशम जान का रख रखाव और खूबसूरती देखकर इब्तिदा में उसने यही समझा कि वो किसी बड़े घराने से ताल्लुक़ रखती है। लेकिन जब उसने रेशम जान के बारे में छानबीन की तो उसे पता चला कि वो झुग्गी में रहती है और एक बेवा की बेटी है। इस इंकिशाफ के बाद उसने रेशम जान से राह व रस्म बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब न हो सका। उसने देखा कि लड़की गरीब जरूर है मगर किरदार के मजबूत है। एक रोज उसने एक सुनसान गली में रेशम जान की कलाई पकड़ ली और बोला, शहजादी, कभी हमारी तरफ भी हंस कर देख लिया करो। तेरे इश्क ने हमें बर्बाद कर दिया है। छोड़ मेरा हाथ, रेशम जान ने गुस्से से कहा, नहीं तो शोर मचा दूंगी। रेशम जान के साथ जो लड़की थी उसका नाम नजमा था। वो घबरा कर इधर उधर देखने लगी। शोर मचाने से तेरी अपनी इज्जत खराब होगी, झूरे ने कहा और हाथ नहीं छोड़ा। ये अपना इलाका है, यहाँ पर अपना राज चलता है। रेशम जान ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। झूरा दूसरे हाथ से गाल सहलाते हुए बोला, मेरी जान, कभी फूलों से भी चोट लगती है? तेरे हाथ तो फूलों जैसे है। जोर लगाने से कुछ नहीं होगा। यहाँ कोई तेरी मदद को नहीं आएगा। वो देख, मेरे यार इशारे के मुंतजिर हैं। रेशम जान ने इशारे की सिमत देखा। वहां 2 बदमाश कोल्हों पर हाथ रखे बज़ाहिर बेताल्लुकी से खड़े थे, लेकिन रेशम जान समझ गई कि वो झूरे के साथी थे और किसी शरीफ आदमी की दखल अंदाजी की सूरत में हंगामा कर सकते थे। मेरा हाथ छोड़ो और मुंह से बात करो। झूरा उसका हाथ छोड़ते हुए बोला, ये हुई ना बात। तुम क्या चाहते हो? कभी कभी हुस्न का दीदार होता रहे, झूरे ने डिटाई से कहा। आशिक को और क्या चाहिए? अगर यही बात कोई तुम्हारी बहन से कहे तो फिर? ये आज़ाद मुल्क है, झूरे ने बेशर्मी से जवाब दिया। यहाँ हर शख्स इश्क करने में आज़ाद है। तुम बेगैरत हो, रेशम जान ने कहा। तुम्हें अपने बहनों की इज्जत का ज़रा भी ख्याल नहीं, ज़रा भी परवाह नहीं है। इश्क में घर बार भी नीलाम करना पड़ता है, झूरे ने कहा। मेरी बड़ी छोटी सी ख्वाहिश है, कभी आमना सामना हो जाए तो बस मुस्कुरा कर देख लिया करो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ऐसी हरकतें आवारा लड़कियां किया करती हैं।
झूरा उसे आंखें दिखाते हुए बोला, मैंने तुम्हें अपनी ख्वाहिश बता दी है और मैं आदमी हूँ जरा उल्टी खोपड़ी का। अगर मेरी मर्जी के मुताबिक काम ना हुआ तो फिर टेढ़ी उंगली से घी निकालना पड़ेगा। रेशम जान ने उसके सामने जमीन पर थूका और बोली, ये है मेरा जवाब। मैं किसी मीरासी की बेटी नहीं, खानजादी हूँ। अगर तुमने मेरी तरफ उंगली भी उठाई तो मैं उसे काट कर फेंक दूंगी। इस इसना में गली में कुछ राहगीर नमूदार हो गए थे और चंद घरों के दरवाजे भी खुल गए। झूरे बदमाश ने मुंह पर हाथ फेरते हुए रेशम जान को धमकी दी और वहां से रुखसत हो गया। रेशम जान ने इस बात का जिक्र अपनी बहन से किया। बहन ने माँ को बताया। बख्त बीबी ने अपने दामाद फजल करीम से कहा कि वो जाकर झूरे से बास पुर्स करें। फजल करीम इस बात के सख्त खिलाफ था कि रेशम जान काम सीखने के सिलसिले में घर से बाहर निकले। इस बात पर उसका अपनी सास से झगड़ा भी हो गया था। मैंने तो आपको पहले ही मना किया था कि लड़की को घर से बाहर मत निकालें, उसने कहा, लेकिन आपने मेरी बात की परवाह नहीं की। अब इसको घर में बिठाओ या इसकी शादी कर दो। ये बाहर निकलेगी तो हर रोज यही होगा। मैं किस किस के साथ झगड़ा करूंगा। उसकी बीवी शीरीन जान गुस्से से बोली, शादी करो शादी करो। मुंह से बोलना बहुत आसान है, किसके साथ शादी करो। शादी के लिए पैसा किधर है? इधर तो लोग जहेज मांगते हैं। ये लोग कहाँ से लाएंगे जहेज? तो फिर मैं क्या करूं? फजले करीम ने कहा। इसको बोलो अपना मुल्क वाला मकान बेच दे और जहेज बना ले। मकान तो हम कभी नहीं बेचेगा, बख्त बीबी ने कहा। तुम चाहता है कि हम मकान बेचकर ख्वार हो जाए? इंसान मकान बेचने से नहीं, जवान लड़की को बाहर निकालने से ख्वार होता है, फजले करीम ने कहा। इसका बाप यूसुफ खान जिंदा होता तो बाहर निकलने पर इसकी टांगे तोड़ देता। तुम लोगों की गैरत खत्म हो गई है। हमारे खानदान की किसी औरत ने आज तक किसी के बर्तन नहीं मांजे। पहले तो तुम खुद बाहर निकली, फिर बेटी को भी निकाला। जब लोग मुझसे ये बात पूछते हैं तो शर्म से मेरी आंखें नीची हो जाती हैं। ओह, जरा इसकी बात तो सुनो, शीरी जान ने तंजिया लहजे में कहा। शर्म से इसकी आंखें नीची हो जाती हैं। इतनी गैरत है इसके अंदर। मेरा भाई वजीर गुल इधर होता तो इस बदमाश को अभी तक खत्म कर देता। जब से तुम्हारी माँ इस घर में आई है मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, फजले करीम ने कहा। ये लोग मेरी कोई बात नहीं मानते। मैं क्यों इनके झगड़े में फंसूं? मेरे साथ वादा करो, आज के बाद रेशम जान घर से बाहर नहीं जाएगी। मैं अभी जाकर उस बदमाश का दिमाग ठिकाने लगा देता हूँ। सब दुनिया की लड़कियां बाहर निकलती हैं, रेशम जान ने कहा। मैं अकेली तो नहीं निकलती। साफ बोलें कि आप हमारी मदद नहीं कर सकते। अच्छा, अब तुमको भी बोलना आ गया, फजले करीम ने कहा। हमारे खानदान में तो लड़कियां बड़ों के सामने ऊंची आवाज से सांस भी नहीं लेती। झगड़ा लंबा हो गया। फजले करीम रेशम जान को घर में पाबंद करना चाहता था, लेकिन बख्त बीबी इस बात के हक में नहीं थी। उसने अपने वतन में इस किस्म की पाबंदियों से बड़े दुख उठाए थे। अब वो अपनी बेटी को पाबंद नहीं करना चाहते थे, खुसूसन इस वजह से कि इस नई जगह का माहौल उनके माहौल से बहुत मुख्तलिफ था। यहाँ औरतें आज़ादाना बाहर आती जाती थीं। चंद रोज़ खैरियत से गुजर गए। झूरे बदमाश की धमकी की वजह से बख्त बीबी ने रेशम के साथ जाना वापस से शुरू कर दिया था। वो खुद उसे छोड़कर आती और खुद ही वापस लेकर आती। इस दौरान में झूरा खामोशी से एक तरफ हो गया, लेकिन वो मौके की ताक में था। एक रोज बख्त बीबी को हवेली में देर हो गई। रेशम जान ने कुछ देर इंतजार किया, फिर अकेली वापस रवाना हुई। अभी वो चंद कदम ही चली थी कि एक तांगा उसके करीब पहुंचकर रुका। उसमें झूरा और उसके दो साथी बैठे थे। झूरा तेजी से नीचे उतरा, एक हाथ रेशम जान के मुंह पर रखा और उसे उठाकर तांगे में डाल दिया। उसके साथियों ने तांगे के आगे और पीछे दो चादरें तान दी और तांगा फिलफौर एक तरफ रवाना हो गया। रेशम जान ने मुझे बताया कि झूरे के हाथ में एक रुमाल था जिसमें से दवाई की नागवार सी बू आ रही थी। उसने उस रुमाल से उसके नाक और मुंह को दबाए रखा, यहाँ तक कि वो बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक चारपाई पर पड़े पाया। कमरे में सिगरेट का धुआं भरा हुआ था। उसने लेटे लेटे नजर घुमाकर कमरे का जायजा लिया। दरवाजे के करीब एक कुर्सी रखी थी जिस पर झूरा बदमाश विराजमान था। वो टांग पर टांग रखे सिगरेट के कश ले रहा था। रेशम जान ने आंखें बंद कर ली और सोचने लगी कि उसे क्या करना चाहिए। उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि काश उसके हाथ कोई हथियार लग जाए जिससे वो इस बदमाश को कत्ल कर सके। उसने दोबारा आंखें खोली और हरकत किए बगैर एक बार फिर कमरे का जायजा लिया, लेकिन उसे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई जिसे वो हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकती। इस इसना में झूरे को उसके होश में आने का पता चल गया। वो उठकर बिस्तर के करीब पहुंचा और रेशम जान के चेहरे पर सिगरेट का धुआं फेंकते हुए बोला, क्या हाल है जंगल की शहजादी का? रेशम जान तेजी से उठी और चारपाई की दूसरी जानिब जाकर खड़ी हो गई। बोली, अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। तुम हमारे खानदान को नहीं जानते। मैं इज्जत के लिए अपनी जान दे दूंगी, समझे?
मुझ से दूर ही रहना। तुम क्यों जान दोगी? झूरे ने लोफराना अंदाज में कहा। अपनी जान किस दिन काम आएगी? बोलो तो अभी पेश कर दूं। रेशम जान ने देखा कि करीब ही मेज पर एक शीशे का ग्लास रखा था। उसने तेजी से ग्लास उठाया और झूरे के सर पर दे मारा, लेकिन वो झुकाई देकर बच गया। रेशम जान ने इतने में मेज उठा ली और उसे सर से बुलंद करके झूरे पर हमला आवर हुई। छोटे साइज की वो मेज मुअस्सर हथियार साबित हो सकती थी। झूरा उसके वार से बचने के लिए इधर उधर भागा और कोई राह फरार ना पाकर कमरे से बाहर निकल गया। रेशम जान ने मेज एक तरफ फेंकी और फिल फौर अंदर से कुंडी लगा दी। फिर जल्दी से दूसरे दरवाजे को चेक किया। उसकी कुंडी पहले से लगी हुई थी। कमरे की वाहिद खिड़की में सलाखें लगी हुई थी। उधर से कोई शख्स अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। झूरे को फौरन अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने पलटकर दरवाजे को धक्का दिया, मगर उस वक्त तक दरवाजा बंद हो चुका था। उसने दरवाजा खटखटाया और रेशम जान को धमकी दी कि अगर उसने दरवाजा न खोला तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। रेशम जान दिले लड़की थी। उसने जवाब दिया, मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरती। दरवाजा ऐसे नहीं खुलेगा। पहले मेरी माँ और 4 शरीफ आदमियों को बुलाकर इधर लेकर आओ। मालूम होता था कि वो मकान आबादी के दरमियान था और झूरा शोर हंगामा करने से घबरा रहा था। यहाँ कोई नहीं आएगा, उसने कहा। न तुम्हारी माँ आएगी और न 4 शरीफ आदमी। हमने दोनों दरवाजे बाहर से बंद कर दिए हैं। तुम इस कमरे में भूखी प्यासी मर जाओगी। ये बातचीत खिड़की से हो रही थी। रेशम जान ने देखा कि झूरे के साथ उसके 2 बदमाश साथी भी वहीं पर मौजूद थे। मैं मौत से नहीं डरती, रेशम जान ने कहा। अगर मैं मर गई तो तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। मेरे घर वाले फौरन समझ जाएंगे कि मुझे किसने अगवा किया है। अगर तुम इस तरह नहीं मानोगी तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। तोड़ दो, देर मत करो। एक आदमी को तो मैं जरूर खत्म कर ही दूंगी। मैं खानजादी हूँ, तुम्हारी औरतों की तरह बुज़दिल नहीं हूँ। जो कमरे में कदम रखेगा मैं उसका सर फोड़ दूंगी। झूरे के एक साथी ने कहा, उस्ताद ये इस तरह नहीं मानेगी। मिट्टी का तेल छिड़क कर कमरे को आग लगा दो। अगर उसने हमारी बात ना मानी तो यही करना पड़ेगा। रेशम जान ने खिड़की बंद कर दी और कमरे का जायजा लिया। वहां 2 चारपाइयाँ, 2 संदूक, 2 कुर्सियां, एक मेज, चंद बर्तन और कुछ छोटी मोटी चीजें रखी हुई थी। एक कोने में पानी का घड़ा था और खूंटी पर मर्दाना कपड़े लटक रहे थे। कमरे की मजमूई हैयत से अंदाजा होता था कि वहां सिर्फ मर्द रहते हैं। मेज और कुर्सियां मामूली लकड़ी की थी। रेशम जान ने देखा कि नीचे गिरने की वजह से मेज का एक पाया उखड़ गया था। उसने थोड़ी सी कोशिश करके उस पाए को अलग कर लिया और खासा भारी पाया था वो, और बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा सकता था। घड़ा पानी से भरा हुआ था और बर्तनों में कुछ बचा हुआ खाना भी मौजूद था। उसने सोचा कि उस खाने और पानी की मदद से वो बआसानी 2-3 दिन गुजार सकती थी। उधर बख्त बीबी जब घर पहुंची तो बेटी को घर में न पाकर परेशान हो गई। उसका दामाद अभी घर नहीं आया था। उसने बड़ी बेटी शीरी जान को साथ लिया और रेशम जान की तलाश में रवाना हो गई। सिलाई सिखाने वाली औरत ने उसे बताया कि उसकी बेटी बहुत पहले ही यहाँ से रवाना हो चुकी है। बख्त बीबी पता पूछती हुई झूरे के घर पहुंची और नवाबदीन से पूछा कि उसका बेटा जहूर कहाँ है। नवाबदीन को बेटी की हरकतों का इल्म था। वो समझ गया कि वो अजनबी औरतें उसके बेटे की कोई शिकायत लेकर आई हैं। ताहम उसने अनजान बनते हुए कहा, जहूर यहीं कहीं होगा। थोड़ी देर पहले वो यहीं था। हालांकि वो बखूबी जानता था कि झूरा सुबह से ही घर से गायब था और ये उसका रोजमर्रा का मामूल था। तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी रेशम जान को अगवा कर लिया है, बख्त बीबी ने गुस्से से कहा। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। हम गैरतदार लोग हैं। नवाबदीन ये सुनकर फिक्रमंद हो गया और अपनी बीवी रहमते को बुलाकर कहा, ये औरतें क्या कह रही हैं? ये कहती हैं कि जहूर ने उनकी बेटी को अगवा कर लिया है। रहमते ने बख्त बीबी और शीरीन जान का जायजा लिया और अंदाजा लगाया कि वो गरीब औरतें हैं, क्योंकि उन्होंने मामूली सा लिबास पहन रखा था। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, उसने कहा। क्या सबूत है तुम्हारे पास? क्या तुमने अपनी आंखों से उसे अगवा करते हुए देखा है? आंखों से नहीं देखा, शीरीन जान ने कहा। लेकिन कुछ रोज पहले जहूर ने रास्ते में रेशम जान का हाथ पकड़ा था और उसे धमकी दी थी कि अगर वो उसके साथ दोस्ती नहीं करेगी तो वो उसे उठाकर ले जाएगा। अरे जा, पता नहीं कहाँ से आ गई है, रहमत ने गुस्से से कहा। तुम्हारी बेटी खुद ही किसी के साथ भाग गई होगी। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, शीरीन जान ने माँ से कहा। आओ पुलिस के पास चलते हैं। नवाबदीन ने समझदारी का सबूत दिया और कहा, अगर पुलिस के पास जाना ही चाहती हो तो बेशक जाओ, लेकिन एक बात सोच लो, हो सकता है तुम्हारी बेटी अपनी मर्जी से गई हो। मैं ज़ुहूर को बुलाकर पूछता हूँ। अगर लड़की उसके पास हुई तो मिल जाएगी। जल्दी ना करो। उसने दोनों औरतों को घर में बिठाया और कुछ खातिर तवाज़ा भी की और झूरे की तलाश में आदमी दौड़ा दिए।
तकरीबन 1.5 घंटे बाद झूरा झूमता झामता घर में दाखिल हुआ। उसे ये बात मालूम हो चुकी थी कि रेशम जान की माँ और बहन उसके घर में बैठी हुई हैं। नवाबुद्दीन ने सख्त लहजे में उससे लड़की के बारे में बास-पुर्स की। वो छटा हुआ बदमाश ऐसी सख्ती की कोई परवाह नहीं करता था। उसने जवाब दिया कि उसे लड़की के बारे में कोई इल्म नहीं है, अलबत्ता वो लड़की की तलाश में मदद कर सकता है। तुम झूठ बोलते हो, शीरीन जान ने गुस्से से कहा। तुमने मेरी बहन को रास्ते में छेड़ा था, उसकी बेइज्जती की थी और उसे धमकी दी थी। झूरा मक्कारी से मुस्कुराया और बोला, वो कोई और होगा, मैंने तो आपकी बहन की शक्ल भी नहीं देखी। क्या नाम है उसका? उसका नाम रेशम जान है। अगर आप पुलिस में रिपोर्ट लिखवाना चाहती हैं तो चलो, मैं आपके साथ चलता हूँ। झूरे ने डींग मारी। पूरे थाने से अपनी यारी है। बख्त बीबी के दिल में तबई तौर पर यह ख्याल पैदा हुआ कि अगर इस बदमाश के पुलिस से मरासिम है तो उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने से कुछ हासिल नहीं होगा। वैसे अगर लड़की शहर के अंदर मौजूद है तो मैं खुद भी उसे तलाश कर सकता हूँ। झूरे ने मजीद कहा, मैं सब छोटे बड़े बदमाशों को जानता हूँ। वो सीधी सादी औरतें उसकी बातों से मुतासिर हो गई। इसके अलावा अहम बात यह थी कि वो बगैर किसी चर्चे के लड़की की बाजियाबी चाहती थी। उन्होंने बाकी बातों को पसे पुष्ट डालते हुए झूरे से रेशम जान को तलाश करने के लिए कह दिया। वो शैतान उनको घर तक छोड़ने गया और उनसे कहा, आप फिक्र न करें, मैं जब तक रेशम जान को तलाश नहीं कर लूंगा उस वक्त तक आराम से नहीं रहूंगा। उस वक्त तक फजल करीम घर पहुंच चुका था। जब उसने अपनी बीवी और सास को झूरे से बात करते देखा तो वो गुस्से में भर गया। उसे हुनूस रेशम जान की गुमशुदगी का इल्म नहीं था। उसने निहायत गुस्से के साथ अपनी बीवी से जवाब तलबी की कि वो एक आवारागर्द बदमाश के साथ कहाँ की सैर करने गई थी। शीरीन जान ने उसे अपनी बहन की गुमशुदगी का अहवाल सुनाया और कहा कि वो भी रेशम जान को तलाश करने के लिए निकले। ये सुनकर फजले करीम का गुस्सा फजूतर हो गया और वो बीवी पर ही लान तान करने लगा कि और बहन को बाहर का रास्ता दिखाओ। जूरा कुछ देर गली में खड़ा उनके लड़ने झगड़ने की आवाज़ें सुनता रहा, फिर वापस उस मकान में जा पहुंचा जिसमें रेशम जान को कैद किया हुआ था। उसके साथ ही कच्चे मुजरिम थे और रेशम जान को मजीद वहां रखने के हक में नहीं थे। जूरे ने रेशम जान को दरवाज़ा खोलने पर आमादा करने की बहुत कोशिश की, धमकियां दी और नरमी से भी समझाया, लेकिन कामयाब न हुआ। अगली सुबह उसने रेशम जान से कहा, तुम्हारी माँ बहुत परेशान है, वो रात को हमारे घर आई थी। तुम्हारा बहनोई बहुत गुस्से में है। अगर तुम उसके सामने चली गई तो वो तुम्हें कत्ल कर देगा। ये बात मैंने उसके मुंह से सुनी है। ये बात सुनकर रेशम जान कदरे घबरा गई। उनका कल्चर था कि लड़की घर से भाग जाए या अगवा हो जाए तो फिर गैरों से ज्यादा उसके अपने ही उसकी जान के दुश्मन हो जाते हैं। झूरे ने अंदाजा लगाया कि उसकी बात का खातिर ख्वाह असर हुआ था। उसने मजीद कहा, अगर तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हें घर भी छोड़ आऊंगा और तुम्हारी इज्जत भी बचा लूंगा। तुम मेरी इज्जत बचाओगे? रेशम जान ने गुस्से से कहा, तुम्हारी तो अपनी कोई इज्जत नहीं है, तुम मेरी इज्जत क्या बचाओगे? ठीक है, तो फिर जो तुम्हारी मर्जी में आए वो करो, लेकिन एक बात सुन लो। मेरा ये यार जीदा हल्फिया बयान देगा कि तुम उसके साथ मोहब्बत करती हो और अपनी खुशी से उसके साथ घर से भाग कर गई थी। हम इसकी तरफ से गवाही देंगे। तुमको ऐसा झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आएगी? रेशम जान ने कहा, मेरी इज्जत बर्बाद करके तुम्हें क्या मिलेगा? इसीलिए तो कहता हूँ कि मेरी बात मान लो। कौन सी बात मान लो? किसी को ये ना बताना कि मैंने तुम्हें अगवा किया था। जूरा ने कहा, और दूसरी वही शर्त जो मैंने पहले ही बताई है। आमना सामना हो जाए तो जरा मुस्कुरा कर देख लिया करो। रेशम जान ने अपनी जान बचाने के लिए उसकी दोनों शर्तें मान ली। जूरे ने वादा किया कि वो रात का अंधेरा फैलते ही उसे आज़ाद कर देगा और उसने ऐसा ही किया। वो उसके घर के करीब उसको छोड़कर चला गया। बख्त बीबी ने बेटी को बखैरियत देखकर इत्मीनान का सांस लिया, लेकिन उसके दामाद ने बहुत शोर हंगामा किया। उसने कहा कि अब रेशम जान घर से बाहर नहीं जाएगी। हमारे बुजुर्गों का कहना है कि औरतों के दो ही ठिकाने हैं। उसने मजीद कहा, पहला घर और दूसरा गौर। बख्त बीबी खामोश रही। अगले रोज फजले करीम के घर से जाने के बाद रेशम जान ने माँ को सब कुछ बता दिया। बख्त बीबी ने सारी बात सुनी और गहरी सोच में पड़ गई। उसने अपनी बेटियों को ताकीद कर दी कि वो अपने मुंह से इस मामले में कोई बात न करें, लेकिन ऐसी बातें छुपी हुई नहीं रहती। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये बात मुझ तक पहुंची और मैं बख्त बीबी से मिलने भी गया, लेकिन उसने झूरे के खिलाफ केस दर्ज कराने से इनकार कर दिया क्योंकि लड़की घर आ चुकी थी और बात पुरानी हो चुकी थी। इसलिए मैंने कोई कार्रवाई नहीं की, फ़कत झूरे को थाने बुलाकर वार्निंग दी और मामला ख़त्म कर दिया। चंद रोज़ बाद बख्त बीबी अपनी बेटी के हमरा नवाबुद्दीन के घर पहुंची और अपनी बेटी के लिए झूरे का रिश्ता मांगा।
یہ بات مجھے نوابدین کے حوالے سے معلوم ہوئی تھی۔ بخت بی اس بات کی اقراری نہیں تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ پہلے نوابدین ان کے گھر آیا تھا۔ بہرحال میں چونکہ ایک خاص زاویے سے یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں، اس لیے متنازع حصے کو چھوڑ رہا ہوں۔ غور سے سننے والوں پر اصل حقیقت خود بخود منکشف ہو جائے گی۔ نوابدین نے دونوں عورتوں کو عزت سے بٹھایا اور اپنی بیوی رحمتیں کو بلا کر بتایا کہ بخت بیوی ان کے بیٹے ظہور الہی سے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتی ہے۔ یہ سن کر رحمتیں کو خوشی بھی ہوئی اور تعجب بھی۔ اس کے آوارہ بیٹے کو برادری کا کوئی شخص رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب اسے گھر بیٹھے ایک کم عمر پری چہرہ بہو مل رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ اتنا اچھا رشتہ اس کے شریکوں کے سینے میں آگ لگا دے گا۔ دل میں اسے یقین تھا کہ اس رشتے کے لیے یقیناً اس کے بیٹے نے کوئی چال چلی تھی۔ نوابدین نے کہا، بخت بی تم رشتہ تو لے کر آ گئی ہو، لیکن ہماری اور تمہاری ذات بہت مختلف ہے۔ بڑی ذات اللہ کی ہے، بخت بی نے کہا، انسان سب برابر ہیں۔ ہمارا اپنی ذات والوں سے رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ اچھی طرح سوچ لو، رحمت نے کہا، ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہارے رشتہ دار دوڑے ہوئے آئیں۔ ہم غریب لوگ ہیں، ہمارا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ نوابدین نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا، میرے بیٹے کی شہرت اچھی نہیں ہے، کل کو اس بات کا تانا نہ دینا۔ کوئی برائی نہیں میرے بیٹے میں، رحمت نے جلدی سے کہا، ابھی نادان ہے، شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ بخت بی نے کہا، تمہارے بیٹے کی وجہ سے میری بیٹی بدنام ہوئی ہے۔ اگر ہم کسی اور جگہ رشتہ کرے گا تو سسرال والے اس کو تانا دیں گے، اسی لیے ہم تمہارے پاس آیا ہے۔ بظاہر بات تو معقول ہی تھی۔ نوابدین اور رحمت نے آپس میں مشورہ کیا، پھر جھورے کی مرضی پوچھی۔ وہ یہ خبر سن کر خوشی سے اچھل پڑا۔ بہرحال بات چیت طے ہوئی، تاریخ مقرر ہوئی اور شادی ہو گئی۔ جیسا آپ پہلے ہی سن چکے ہیں کہ شادی کی رات جب جھورے نے اپنی خوابوں کی ملکہ کا گھونگھٹ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ایک بے رحم قاتل نے اسے اسی کے خون میں رنگ دیا۔ ہماری پوری کوشش کے باوجود نہ تو آلہ قتل ہمارے ہاتھ لگا اور نہ کوئی ایسا ثبوت ملا جس سے یہ ظاہر ہو کہ قتل ریشم جان نے کیا تھا یا وہ بالواسطہ قتل میں ملوث تھی۔ کچھ تھوڑا سا شک مجھے فضل کریم پر بھی تھا۔ اسی شک کی بنا پر میں نے اس کے گھر کی تلاشی لی، مگر وہاں سے کچھ بھی برآمد نہ ہوا۔ کچھ مہمانوں کی زبانی معلوم ہوا کہ انہوں نے بارات کی واپسی کے وقت ایک مشکوک نوجوان کو، جو شکل و صورت سے پٹھان لگتا تھا، دولہے کے گھر میں دیکھا تھا۔ انہوں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ دلہن والوں کا کوئی رشتہ دار ہوگا۔ میں نے بخت بی اور اس کی بیٹیوں سے اس نوجوان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ تاہم میں نے محسوس کیا کہ اس نوجوان کے ذکر سے بخت بی کچھ پریشان سی ہو گئی تھی۔ میرے ذہن میں دو باتیں آئیں، یا تو وہ کوئی ایسا نوجوان تھا جو ریشم جان سے شادی کا خواہشمند تھا، اور یا وہ بخت بی کا گمشدہ بیٹا وزرگل تھا، جس نے روایتی غیرت کے تحت جھورے کو قتل کر دیا تھا۔ میں نے فضل کریم سے اس کے آبائی گاؤں کا پتہ لیا اور ایس پی علاقے کی اجازت سے ایک تفتیشی پارٹی وزیر گل کی تلاش میں وہاں پر روانہ کر دی۔ اس کے علاوہ ایک خیال اور بھی میرے ذہن میں آیا۔ قاتل جھورے کا کوئی اپنا ساتھی بھی ہو سکتا تھا، کوئی ایسا ساتھی جو ریشم جان پر اپنا حق فائق سمجھتا ہو۔ اس خیال کے ساتھ ہی مجھے وہ دو بدماش یاد آئے جو اغوا کی کارروائی میں جھورے کے ساتھ ساتھ تھے۔ میں نے ان دونوں کو تھانے بلوا لیا۔ ان میں سے ایک کا نام مجید عرف جیدہ اور دوسرے کا نام واجد علی تھا۔ یہ دونوں شادی میں شریک ہوئے تھے اور بلا روک ٹوک گھر کے اندر آتے جاتے تھے۔ واجد علی گورے رنگ کا لمبا تڑنگا نوجوان تھا۔ اس نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھی اور اکڑ کر بات کرتا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایک کھاتے پیتے گھرانے کا بگڑا ہوا چشم و چراغ تھا۔ اس کے برعکس جیدہ جو ذات کا موچی تھا اور چھوٹے قد کا سانولے رنگ کا مکار نوجوان تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو بوقت ضرورت اگلے کی جوتیاں بھی چاٹ لیتے ہیں اور کام نکل جانے کے بعد یوں آنکھیں پھیر لیتے ہیں جیسے کوئی جان پہچان ہی نہ ہو۔ واجد علی خاندانی حیثیت میں جھورے سے بڑھ کر تھا، شکل و صورت کا بھی اچھا تھا، اس لیے وہ بھی ریشم جان کا امیدوار ہو سکتا تھا۔ میں نے پہلے جیدے کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا، جھورے بدماش کو کس نے قتل کیا ہے؟ حضور مجھے کچھ پتا نہیں، اس نے عاجزی سے جواب دیا۔ میں اس وقت کرسیاں شرسیاں اکٹھی کر رہا تھا کہ اچانک مکان کے اندر کھپ پڑ گئی۔ میرا خیال ہے کہ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ پر جی کیا فائدہ کسی پر الزام لگانے کا؟ اوے بندے دا پتر بن کر بات کر۔ قریب کھڑے اے ایس آئی نے کہا، ہمارے پاس بجھارتے سننے کا وقت نہیں ہے، جو کچھ تجھے معلوم ہے یا جس بات کا شک ہے وہ سب بتا دے، فیصلہ ہم خود کر لیں گے۔ بادشاہو ناراض کیوں ہوتے ہو؟ اس نے مکاری سے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں تو نوکر ہی ہوں آپ کا،
मेरा ये ख़्याल है कि कत्ल रेशम जान ने किया है। उसका नाम तो रेशम जान है, पर है बड़ी सख्त जान। मैंने झूरे को मना किया था, मगर इसने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने पूछा, तुमने क्यों मना किया था? जनाब, इस लड़की ने झूरे को बड़ी धमकियाँ दी थी। उसने रवानी में जवाब दिया। कहती थी मैं खानज़ादी हूँ, जान से मार डालूँगी। ये कब की बात है? ये 4-5 हफ़्ते पहले की बात है। ये उसी दिन की बात है ना, जिस दिन तुम लोगों ने रेशम जान को अगवा किया था? ज ज जी, अगवा का तो मुझे कुछ पता नहीं। एएसआई ने उसकी गर्दन पर ज़ोर का हाथ जमाया। बोला, पता तो तुझे सब कुछ है बच्चू, लेकिन मालूम होता है कि याददाश्त ज़रा कमज़ोर हो गई है। कुछ तुम कोशिश करो, कुछ हम करते हैं। इंशाल्लाह जल्दी ही याददाश्त वापस आ जाएगी। याद आया, ये एक और हाथ और जमाओ। जनाब, लड़की खुद ही झूरे से मिलने आई थी। एएसआई ने मेरे इशारे पर एक हाथ उसको जमा दिया। मैंने कहा, एक तरफ तो तुम कहते हो कि लड़की ने झूरे को कत्ल की धमकी दी थी और दूसरी तरफ तुम ये भी कहते हो कि वो उससे खुद मिलने आई थी। अगर सच नहीं बोलोगे तो तुम्हारे खिलाफ अगवा की रिपोर्ट दर्ज कर लूंगा। सच्ची बात यह है जनाब, अगवा झूरे ने किया था। मैं उस काम में उसका साथी नहीं था। अगर लड़की ने तुम्हारे खिलाफ बयान दिया और कहा कि तुम भी अगवा की वारदात में शामिल थे तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। मैं झूरे के कहने पर तांगा लेकर आया था। उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि वो लड़की को अगवा करना चाहता था। लड़की तो तुम्हें भी पसंद है। मैंने कहा, है ना? कहें तो उसकी माँ से तुम्हारे लिए बात करें। उसने पीले दांत निकाल दिए। बोला, मेरी तौबा जनाब, एक ही बंदा काफ़ी है, मुझे कत्ल होने का कोई शौक नहीं। तो तुम्हें पक्का यकीन है कत्ल रेशम जान ने किया है? लगता तो यही है जी। या तो वो खुद उसने कत्ल किया है या किसी से करवाया है। मैंने राजदाराना लहजे में कहा। मैंने सुना है कि लड़की की वाजिद अली से बड़ी गिटमिट थी। दोनों आपस में शादी करना चाहते थे, लेकिन झूरे ने चक्कर चलाकर लड़की की माँ को अपनी हिमायत में कर लिया था। ये बात वाजिद अली को बुरी लगी और उसने लड़की की मदद से झूरे को कत्ल कर दिया। उसने मेरी बात सुनकर आंखें घुमाई, जैसे कह रहा हो, अच्छा, ये चक्कर है। फिर ऊंची आवाज में बोला, ये भी हो सकता है जी। वाजिद अली भी काफी रंगीला आदमी है। लड़की तो उसे भी पसंद थी, पर पहला हक तो झूरे का ही था। तो अब दूसरा हक वाजिद अली का है? मैंने कहा, और तीसरा हक तुम्हारा। ये बताओ, जिस वक्त तुम कुर्सियां शुर्सियां इकट्ठी कर रहे थे, उस वक्त वाजिद अली कहाँ था? उसने सोचते हुए कहा, उस वक्त तो नजर नहीं आया। थोड़ी देर पहले तक तो मौजूद था, लेकिन फिर नजर नहीं आया। हो सकता है घर चला गया हो। ये भी हो सकता है कि झूरे के कमरे में जाकर छुप गया हो। जी हाँ, ये भी हो सकता है। वो बस दस्तूर आंखें घुमाते हुए सोच रहा था। औरत और उसके हुस्न से अल्लाह बचाए। इस चक्कर में बड़े बड़ों का तख्ता हो जाता है, भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, और दोस्त दोस्त का गला काट देता है। अगर ये बात है तो रेशम जान ने वाजिद अली को भी उल्लू बनाया होगा। आखिरी फिक्रा उसने खुद कलामी के अंदाज में कहा था। मैंने कहा, कुछ लोगों ने एक गोरे रंग के नौजवान को मेहमानों के दरमियान देखा था। कहते हैं उसका नाक नक्शा पठानों जैसा था। ये शख्स कौन था? देखा तो मैंने भी था, उसने जवाब दिया, लेकिन उसके साथ कोई बात नहीं हुई। शायद लड़की वालों का कोई रिश्तेदार था। उसकी बातों से अंदाजा होता था कि वो कत्ल में मुलविस नहीं था। आदमी चूंकि मक्कार था, इसलिए उसके बारे में इतनी जल्दी फैसला नहीं किया जा सकता था। मैंने उसे दूसरे कमरे में भेज दिया और वाजिद अली को बुला लिया। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं नजर आती थी। उसने सलाम किया और कुर्सी पर बैठने लगा। एएसआई ने पीछे से उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे ऊंचा करते हुए बोला, यहाँ बदमाशों को कुर्सी नहीं मिलती, इधर दीवार के साथ खड़े हो जाओ। उसने अपना कॉलर छुड़वाया और नागवारी से एएसआई को घूरने लगा। फिर बोला, कोई बात नहीं जनाब, आप इस थाने के मालिक हैं। थाना भी आपका है और कुर्सियाँ भी आपकी। वैसे मेरा तजुर्बा यह है कि इस मुल्क में शरीफ लोगों को कुर्सी नहीं मिलती। मैंने एएसआई से कह रखा था कि वो इसकी टिकोर शिकोर करता रहे, क्योंकि वो एक मासूम लड़की के अगवा में मुलविस था। लिहाजा उसकी बात सुनते ही एएसआई ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा, ओए, हम तुम्हें बदमाश लगते हैं? कोई बात नहीं जनाब, एक थप्पड़ और मार लो, उसने कहा और सीधा खड़ा रहा। वक्त वक्त की बात है। मैंने पूछा, तुमने झूरे को कत्ल क्यों किया? मैंने झूरे को कत्ल किया, उसने हंसने की कोशिश की। झूरा तो मेरा यार था, जिगरी यार। हमारा एक साथ उठना बैठना था। मैं उसे कत्ल कैसे कर सकता हूँ? जब एक खूबसूरत लड़की बीच में आ जाए तो सब यारियां खत्म हो जाती हैं, मैंने कहा। क्या यह हकीकत नहीं है कि तुम भी रेशम जान के मतवाले थे और उससे शादी करना चाहते थे? ये बात आपको किसने बताई?
एएसआई ने एक और थप्पड़ मारा और कहा, सवाल नहीं करो, जवाब दो। ऐसी कोई बात नहीं जनाब, उसने जवाब दिया। मेरा उस लड़की से शादी करने का कोई इरादा नहीं था। हमारे खानदान में बाहर शादी करने का रिवाज नहीं है। फिर तुमने उसे अगवा क्यों किया था? अगवा झूरे ने किया था, मैं तो। एएसआई ने एक लात उसे रसीद की, बोला, लड़की तुम्हारे खिलाफ बयान दे चुकी है। क्या तुम उसके अगवा में शामिल नहीं थे? मैं झूरे के साथ जरूर था, मगर मैंने लड़की को हाथ भी नहीं लगाया था। ये बात आप लड़की से भी पूछ सकते हैं। एएसआई ने उसकी पसलियों में घूंसा मारा और कहा, लो जी, ये आज नई बात सुनी है। ये साथ था, लेकिन अगवा में शामिल नहीं था। ओए, और किस तरह अगवा में शामिल हुआ जाता है? मैंने कहा, तुम्हारे यार का कहना है कि तुम लड़की से शादी के ख्वाहिशमंद थे। कौन से यार की बात कर रहे हैं आप? सवाल नहीं करो, जवाब दो, मैंने कहा। तुम्हारे यार का कहना है कि झूरे को तुमने कत्ल किया है, लड़की की वजह से। तुम दोनों में फूट पड़ गई थी। ये झूठ है जनाब। मैं झूरा का कातिल नहीं हूँ। जब झूरा का कत्ल हुआ, मैं उस वक्त वहां मौजूद नहीं था, मैं वहां से जा चुका था। मुझे बड़ी देर के बाद कत्ल की खबर मिली थी। आप मेरे घर वालों से पूछ सकते हैं। मैंने सोचा, हो सकता है कि उसने अपने किसी दोस्त की मदद से कत्ल करवाया हो। वो गोरे रंग का नौजवान कौन था? मैंने उससे पूछा। एक मेहमान ने तुम्हारे साथ उसे बातें करते हुए देखा था। उसने भवें सुकेड़ी, शायद आप लड़की के भाई की बात कर रहे हैं। मैं चौंका। बख्त बीबी ने तो अपने बेटे का जिक्र नहीं किया था। मैंने कहा, हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उसे मैंने ही शादी का पैगाम पहुंचाया था। तुमने उसे शादी का पैगाम पहुंचाया था? मैंने पूछा। तुम्हें किसने पैगाम पहुंचाने के लिए कहा था? झूरे ने कहा था। झूरे ने कहा था? मैंने ताज्जुब से पूछा। क्या झूरा उसे पहले से जानता था? ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसकी बातों से यही अंदाजा होता था। तफसील से सारी बात बताओ। तफसील कोई खास नहीं है। शादी से 7-8 रोज पहले झूरे ने मुझे एक पता दिया और कहा, इस शख्स को शादी की इत्तला पहुंचानी है। मैंने पूछा, ये कौन है? तो उसने बताया कि रेशम जान का भाई है। पता एक होटल का था। ये गांव जिला गोहाट में वाक़ है। मैंने रात गोहाट में बसर की, सुबह उस गांव पहुंचा। होटल से पता चला कि परवेज पेशावर गया हुआ है और 2 रोज के बाद वापस आएगा। मैंने उसके नाम पैगाम लिखा, यहाँ का पता लिखा और होटल के मालिक को देकर आ गया। परवेज उस वक्त यहाँ पहुंचा जब बारात रुखसत होकर झूरे के घर पहुंच चुकी थी। उसने मुझसे सिर्फ मेरा नाम पूछा था और पैगाम पहुंचाने का शुक्रिया अदा किया था। उसके बाद वो मुझे नजर नहीं आया। ये बड़ी अहम खबर थी। मैंने उन दोनों को थाने में बैठाया और फौरन बख्त बीबी के घर पहुंच गया। वो खुद घर पर मौजूद नहीं थी, उसका दामाद भी नहीं था। घर में सिर्फ दोनों बहनें थी। चलिए, अभी इसके लिए, इस पार्ट के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगला हिस्सा मैं फ़ौरन से ही अपलोड कर दूँगी। अ, थोड़ी-सी कुछ प्रॉब्लम है, तो एक साथ मैं पूरा नहीं अपलोड कर पा रही हूँ। रुक जाती है वीडियो डाउनलोड होते-होते। तो हाँ, अब देखते हैं कि ये दोनों बहनें मलिक साहब को क्या बताती हैं और आगे क्या होता है, और झूरे को किसने कत्ल किया? क्या वाक़ई उसके दोस्त ने कत्ल किया, या फिर रेशम जान के भाई ने कत्ल किया, या कातिल कोई और ही है? तो आप लोग इसी तरह बने रहिए और अगले हिस्से को ज़रूर चेक आउट करिए और लाइक करिए, कमेंट्स लिखिए, और जिन लोगों ने अब तक ये सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए। और जिन लोगों की जो भी फरमाइश होगी इंशाल्लाह मैं ज़रूर पूरी करूँगी। काम तो मेरा चल रहा है उस पर भी, तो और वक्त, बस दुआ करें, वक्त, वक्त और सुकून, 2 चीज़ें बहुत अहम हैं। बस हमारी ज़िंदगी में ये 2 चीज़ें आ जाए और हमको इनका सही से इस्तेमाल भी करना आ जाए। चलिए, अल्लाह की दी हुई तौफ़ीक से हम बस लगे रहेंगे। आप लोग अपना ख़्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। मिलते हैं अगले हिस्से के साथ में, तब तक के अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।